नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एक और पदक पक्का हो गया है। भारत की मुक्केबाज लवलीना ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में चीनी ताइपे के मुक्केबाज को मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इसके बाद उनको कम से कम कांस्य पदक तो पक्का है। बता दें, जिस चीनी मुक्केबाज को लवलीना ने हराया है वो विश्व चैंपियन रह चुकी हैं और इससे पहले लवलीना भी उनसे कई बार हारती रही हैं। टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए एक और अच्छी खबर है। भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दीपिका ने रूसी तीरंदाज केसिना पेरोवा को 6-5 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। हालांकि शूटिंग में भारत के लिए आज का दिन भी अच्छा नहीं गया और 25 मीटर पिस्टल शूटिंग के रैपिड राउंड में मनु भाकर और राही सरनोबत का प्रदर्शन असंतोषजनक रहा। तालिबान ने अफगानिस्तान में रॉयटर्स के फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को पहचानकर, सोच समझकर और जानबूझकर उनकी हत्या की थी। पुलिसद्रोह पुरस्कार से सम्मानित फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की मौत संयोगवश नहीं हुई थी, न ही वे अफगान सेना और तालिबान के बीच संघर्ष में फंसकर मारे गए थे। एक मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया है, दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान के कांधार जिले के स्पिन बोल्डक नगर में मारे गए थे। उनकी मौत के बाद तालिबान ने दुख जताया था और कहा था कि यदि वे जानते होते कि कोई पत्रकार वहां है तो सावधानी बरतते और कोशिश करते कि वह न मारा जाए। हालांकि अब वॉशिंगटन रिपोर्टर की जो रिपोर्ट आई है उसमें दावा किया गया है कि तालिबान ने दानिश को पकड़कर उनकी पहचान की और बाद में गोलियां मारी। वॉशिंगटन रिपोर्टर के अनुसार दानिश सिद्दीकी अफगान राष्ट्रीय सेना के साथ स्पिन बोल्डक शहर में थे और सीमा की ओर बढ़ रहे थे। तभी तालिबान ने सेना पर हमला किया। इस हमले से अफगान सेना 2 टुकड़ियों में बंट गई और दानिश सिद्दीकी दूसरी टुकड़ी में थे, जिसमें 3 अफगान सैनिक थे। रिपोर्ट के मुताबिक दानिश सिद्दीकी को छर्रे लगे थे, वे जख्मी हो गए थे और प्राथमिक उपचार के लिए पास की मस्जिद में ले जाए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान को पता चला कि दानिश मस्जिद में हैं तो वे वहां पहुंच गए। जब तालिबान ने दानिश सिद्दीकी को पकड़ा, वे जीवित थे। उनकी पहचान की गई और उन्हें गोलियों से भून दिया। उनके साथ गए लोग और उन्हें बचाने के लिए आए कमांडो भी मारे गए। राजस्थान कांग्रेस में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होने की संभावनाओं के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार रात को विधायक दल की बैठक बुलाई। गहलोत सरकार के सभी मंत्री और विधायक बैठक में मौजूद रहे। बैठक में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन भी मौजूद रहे। इसके बाद गहलोत ने कांग्रेस के विधायकों को डिनर दिया। इससे पहले अजय माकन राज्य के 2 दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के सभी विधायकों से एक-एक करके मुलाकात की। असम सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर असम के लोगों से कहा है कि वे मिजोरम ना जाएं क्योंकि उनकी जान को खतरा है और इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। असम सरकार ने कहा कि कुछ मिजो सिविल सोसाइटी समूह और छात्र संगठन असम और असमिया लोगों के खिलाफ भड़काऊ बातें कह रहे हैं। असम पुलिस को मिले वीडियो फुटेज से साफ पता चलता है कि मिजोरम के कुछ लोग भारी हथियारों से लैस हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। असम सरकार ने यह एडवाइजरी ऐसे समय जारी की है जब मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने दावा किया है कि उनके राज्य में असमिया मूल के लोग भाईचारे के साथ रह रहे हैं। उन्होंने सबसे शांति बनाए रखने की अपील भी की। असम सरकार ने यह ऐलान ऐसे समय किया जब मिजोरम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 306 को असम में बंद कर दिया गया और कुछ जगहों पर रेल की पटरियां उखाड़ दी गई हैं और 2 रेल स्टेशनों में तोड़फोड़ की गई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के ढोलपुर गांव में बीजेपी विधायक कमल सिंह मलिक को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने विधायक को बारिश के पानी से भरी सड़क में पैदल चलवाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बता दें, विधायक चुनाव के कारण इन दिनों गांव की पदयात्रा पर हैं, लेकिन जब वो बुधवार को ढोलपुर गांव पहुंचे तो गांव वालों ने गांव की हालत, साफ सफाई, जल भराव और चुनाव बाद पहली बार विधायक के गाँव पहुँचने पर गुस्सा दिखाया, जिसके बाद प्रधानपति के साथ विधायक पानी में चले। वीडियो वायरल होने के बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के डूबने के रुझान आने लगे हैं। केरल में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद अब कर्नाटक में भी संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। राज्य में एक दिन में कोरोना पॉजिटिव केसों में 34% का उछाल आया है। यहाँ बुधवार को जहाँ 1531 मामले आए थे, वहीं गुरुवार को 2052 मामले आए हैं। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य केरल में गुरुवार को 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 22,000 से ज़्यादा मामले आए हैं। ये पूरे देश में हर रोज आ रहे मामलों के करीब 50% हैं। भारत में एक दिन में 44,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 555 लोगों की जान गई है,
जिसके साथ ही देश में कोरोना की वजह से मरने वालों का सरकारी आंकड़ा 4,23,000 से अधिक हो चुका है और सक्रिय मामले 4,05,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।